आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज या वर द फैक्ट्री या फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो इसका आंसर है ए। अब आगे हम देखते हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, ब्रोच बाय 1619, मुसलीपट्टनम इन 1611, अरमागांव इन 1626, हरिहरपुर एंड बालासोर जो कि अभी उड़ीसा में है 1633। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सिर्फ ब्रोच ही सही आंसर है, क्योंकि चिकाकोल और त्रिचिनोपोली का नाम नहीं है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्रीज नहीं थी, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और सिर्फ आपका ब्रोच सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29th, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, हमने अभी पहले पढ़ा था इसको कि सूरत है वो जगह जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, और ईयर क्या था याद रखिएगा 1613। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट साउली। इनमें से कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर है जिसने पोर्टुगीज़ को हराया था सौली में। तो थॉमस बेस्ट नाम का ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने पोर्टुगीज़ को हराया। कहाँ हराया? सौली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। सबसे पहली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कौन सी वो कंपनी थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कौन सी थी जिसने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में बनाई। तो हमने देखा था कि 1613 में इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। ठीक है, आंसर बी इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश its factory at Surat among all European trade companies. Jahangir granted permission to the British to set up a permanent factory at Surat in 1613. The Dutch established a factory at Surat in 1616, while the French in the year 1668. याद रखिएगा सबसे पहले किसने करी थी इस्टेब्लिश, तो वो थे ब्रिटिशर्स, दूसरे डच थे। ईयर याद रखिएगा, डच का क्या ईयर था, फिर फ्रेंच का क्या ईयर था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 16th in the year 1613 where was the English East India Company given permission to set up a factory या ट्रेडिंग पोस्ट। बताइए इसका आंसर, तो अब तक ये रट गया होगा आप लोगों को। सूरत है इसका आंसर, 1613। मैं हर चैप्टर के एंड में आप लोगों को एक समरी टाइप का जिस्ट बना के दे दूँगी, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन बार बार लगभग एक ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं हर वीडियो के एंड में एक समरी टाइप का बना के हैंड रिटन वो दे दूँगी आप लोगों को। ठीक है, इन द ईयर 1613 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन द परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री इन सूरत। किसने परमिशन दी थी? ऊपर हमने पढ़ा, जहांगीर ने। ठीक है, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे? पोर्टुगीज़ से। बॉम्बे को छीन लिया था किसने? पोर्टुगीज़ ने। जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा ये चैप्टर जब शुरू किया था हमने, तो इसका स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने शादी करी तो उनको दहेज में बॉम्बे दिया गया था। देखिए यहाँ पे वो चीज़ लिखी भी हुई है, बॉम्बे was given as a dowry gift by the Portuguese crown, ठीक है, to the British when H.M. Charles II, the King of England, ठीक है, married Catherine of Braganza, the Princess of Portugal in 1661. 1661 में जब पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन ब्रगांजा से शादी करी तो राजा को उन्होंने बॉम्बे एज अ गिफ्ट, एज अ डाउरी दिया, और
चार्ल्स टू गिव बॉम्बे टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पाउंड। और ये जो चार्ल्स टू थे जिनकी शादी में ये दहेज मिला था, इन्होंने बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअल रेंट पे दे दिया कि आप हमको सालाना 10 पाउंड देते रहो और बाकी इसको रख लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब? सर जॉन चाइल्ड। आपने ध्यान दिया होगा तो हमने पढ़ा है ऊपर कि कैसे जॉन चाइल्ड ने, जैसा नाम है आप इस चीज़ से थोड़ा निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं कि चाइल्ड है, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि हज पे जाने वाले जो यात्री थे, जो ट्रैवलर्स थे, उनको बंदी बना लिया था। उस टाइम पे मुग़ल सम्राट जो थे हिंदुस्तान में, औरंगज़ेब थे, तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्या किया, और जॉन चाइल्ड जो थे ये क्या थे, ब्रिटिश गवर्नर थे बॉम्बे के, ठीक है। जॉन चाइल्ड, जैसा कि हमने बताया ना निमोनिक्स के लिए आप चाइल्ड मतलब चाइल्डिश बिहेवियर था इनका। इन्होंने क्या किया, मुग़ल पोर्ट जो भी थे बॉम्बे में, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, इनको कैप्चर करने की कोशिश करी और मक्का मदीना जाने वाले जितने तीर्थयात्री थे उनको कैप्चर करने, उनको इम्प्रिजन करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि औरंगज़ेब गुस्सा हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि निकाल फेंको इन लोगों को, जो हमारे धर्म के साथ, हमारे धर्म के को फॉलो करने वालों के साथ इतना ऐसा सलूक कर रहे हैं, इनको निकाल के फेंक दो। He was forced to negotiate for peace and bent to his knees before the Mughal emperor। देख रहे हैं कैसा उसके साथ सलूक किया गया जॉन चाइल्ड के साथ। उसके चाइल्डिश बिहेवियर के चलते उसको अपने घुटनों पे बैठाया गया। चलिए, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन था वो जिसको औरंगज़ेब ने बंदी बनाया था या सज़ा दी थी, तो जॉन चाइल्ड। चलिए 35 क्वेश्चन की ओर आते हैं। Which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? बताइए। जैसे कहा गया कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो था वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन था जो फ्रेंच और इंग्लिश का जो भी कन्फ्लिक्ट इनके अपने होम कंट्री में चल रहा था, उसी का एक अपग्रेडेड फॉर्म या उसी का कंटिन्यूएशन मान सकते हैं। लेकिन जो इमीडिएट कॉज था इसका वो था कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश, ठीक है, ये याद रखिएगा। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748 तक चला, वॉज एन ऑफशूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन दैट टुक प्लेस इन यूरोप इन 1740। द ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट कैप्चर्ड some French ships which became the immediate cause of war. Nawab Anwaruddin sent an army of 1000 soldiers under the command of Mahfuz Khan to besiege the French in Madras during the First Carnatic War. The French army under the command of Captain Paradise defeated Nawab's army at the Battle of Saint Thome near Adyar River. समझ में आई ये चीज़ कि जो पहला कर्नाटिक वॉर था वो कोई नए तरीके का वॉर नहीं था, बल्कि वो जो ऑस्ट्रियन वॉर में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उसी का एक तरीके का कंटिन्यूएशन था, जो इंडिया में उसी के कंटिन्यूएशन का ही रूप था। जो इंडिया में फ्रेंच और एंग्लो राइवलरी थी वो वही था। तो इन्होंने जो, लेकिन इमीडिएट कॉज जो था वो फ्रेंच की शिप्स को अंग्रेज़ों ने धर लिया था, मतलब कैप्चर कर लिया था, वही इमीडिएट कॉज था इसका। और फिर उसके बाद क्या होता है कि नवाब अनवरुद्दीन ने 1000 सोल्जर्स को भेज दिया, किसकी कमांड में, महफूज खान की कमांड में, कि फ्रेंच की जो आर्मी है उसको सीज कर दो, या फ्रेंच जो भी हैं उनको बिसीज कर दो मद्रास में। और ऐसा नहीं कि फ्रेंच हार गए थे, इसके बावजूद भी फ्रेंच हारे नहीं और उन्होंने नवाब की आर्मी को हराया, ठीक है। कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है, किसके किसके बीच, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला ही है। 37th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का क्या
क्या किस ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ, आइए देखते हैं। तो ये रहा, ये हम टेबल ये जो बॉक्स है इसको हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है, एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, ये याद रखिएगा। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो ख़त्म हुई जब ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल साइन हुई। थर्ड कर्नाटिक वॉर ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। सेकेंड कर्नाटिक वॉर ख़त्म हुआ इनकन्क्लूसिव वॉर। सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो इनकन्क्लूसिव था, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकला अच्छे से। ये वही मतलब इसका जब कुछ निर्णय ही नहीं निकला तो कोई ट्रीटी वगैरह साइन होने का औचित्य ही नहीं होता। तो आपको पहला कर्नाटिक वॉर याद करना है कि ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल साइन हुई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर एक इनकन्क्लूसिव या इनडिसाइसिव वॉर था, कुछ उसका आउटपुट आया नहीं। और थर्ड कर्नाटिक वॉर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। फिर अगला एक चीज़ और दे रखी है, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स लॉस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल 1748 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमने अभी क्या पढ़ा एक्स ला चैपल के बारे में कि ये ट्रीटी थी जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद साइन हुई, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए इसमें से क्या सही है ऐसा पूछ रहा। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एंडेड, द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, इनमें से क्या सही है। सी, बोथ ऑप्शन सही हैं। तो जो पहला इसमें कह रहा है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ख़त्म हुआ, तो बिल्कुल सही। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ख़त्म होने के ही लिए जो थी ये ट्रीटी एक्स ला चैपल साइन हुई थी, और इसी ट्रीटी के अंतर्गत इंग्लिश को मराठा वापस दे दिया, मद्रास वापस दे दिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल इन 1748 विद द एंड ऑफ यूरोप्स वॉर। फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटिक ऑल्सो एंडेड एंड ब्रिटिशर्स गॉट बैक मद्रास, ठीक है, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आगे चल के जो हम सब्सिडियरी अलाइंस पढ़ेंगे जो अंग्रेज़ों ने लगाया इन हिंदुस्तान के राजाओं पे, उनके राज्य के साथ जो ये सब्सिडियरी अलाइंस का बेहद ख़राब एक पॉलिसी लेके आए, उसकी जो नींव रखी वो अंग्रेज़ों ने नहीं रखी, उसकी नींव जो है वो डुप्लेक्स ने ही रख दी थी। एक पुर्तगाली थे, मतलब थे तो वो भी यूरोप से ही, तो उन्होंने ही उस चीज़ की नींव रख दी थी, सब्सिडियरी अलायंस जैसी चीज़ की। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन, इन लोगों में से, ये जितने चारों ऑप्शन इसमें से कौन वो पहला यूरोपियन है जिसने इंडियन प्रिंसेस की टेरिटरी को अक्वायर करने के लिए उनके आपसी जो झगड़े थे उनमें पार्टिसिपेट करने या उनमें घुसने की कोशिश करी, कौन था। तो मैंने बताया ही आपको कि वो ड्यूप्लेक्स था, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ड्यूप्लेक्स इनिशिएटेड द टैक्टिक्स which were later adopted by English to conquer India. For the first time, it was Dupleix who deployed English European army to the Indian courts at the expense of Indian kings. मतलब तुम्हारे ही खर्चे से, हिंदुस्तान के ही राजाओं के पैसों, राज्य के पैसों से अपनी आर्मी को फीड करते थे वो, हर तरीके से फीडिंग, मतलब चाहे उनकी ट्रेनिंग का खर्चा हो, चाहे उनके भोजन का खर्चा हो, चाहे उनके वस्त्र का खर्चा हो। ही इंटरवीन्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यूरोपियन एडवांटेज। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा कि ड्यूप्लेक्स पहले ही, मतलब सब्सिडियरी अलायंस आने से काफ़ी पहले ही ड्यूप्लेक्स ने ये पॉलिसी ला दी थी कि हम अपनी सेना जो है वो इनके राज्य में रखें, हिंदुस्तान के राजाओं के राज्य में, वहीं पाले पोसें उसको, वहीं उसको हम ट्रेनिंग दिलाएं, वहीं हम उसको सुदृढ़ बनाएं और अपने हिसाब से हम उसको यूज़ करें। चलिए 40th क्वेश्चन है, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। फ्रेंच की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में बनी, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा आप ये बॉक्स स्क्रीनशॉट लेके। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुई 15th।
हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? कॉलबर्ट। कॉलबर्ट को बोलते हैं कि वो रियल फाउंडर थे फ्रेंच कंपनी के इंडिया में। द कंपनी कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स was established on the recommendation of Colbert in 1664. He is considered the founder of French company in India. Which of the following factories of Bengal was established by the Dutch? बंगाल की नीचे में से दी गई कौन सी ऐसी फैक्ट्री हैं जो डच ने इस्टेब्लिश करी? तो हुगली है और चिंसूरा, दो जगह। हुगली का तो हमने काफ़ी नाम सुना, आपको बताया है कि उन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाने के लिए हुगली को सेंटर चूज़ किया था। द फर्स्ट डच कंपनी इन बंगाल वॉज सेट अप इन पिपली 1627, याद रखिएगा नाम। अ फ्यू डेज लेटर द डच मूव्ड टूवर्ड्स बालासोर फ्रॉम पिपली, बट द ट्रेड ऑफ डच स्टार्टेड प्रॉपरली इन बंगाल in 1635 till 1656 at a factory in Hooghly. After 1656, a factory at Chinsura village in Hooghly became their important trading point. From options, it is clear that Dutch factory were established at Chinsura along with a Hooghly headquarter till the end of 17th century. The Dutch companies were established at Kasim Bazar, Patna, Dhaka, Malda, Balasore. The French failed to establish power in the Deccan because, बताइए, फ्रेंच फेल हो गए डेक्कन में पावर बनाने में असमर्थ रहे, क्यों? पहला ऑप्शन है ड्यूप्लेक्स वॉज नॉट अ कैपेबल जनरल। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। चलिए, द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ये बहुत सही ऑप्शन है। हम आगे भी देखेंगे, चाहे वो 1857 हो, चाहे हमारे देश में फ्रीडम के लिए जो क्रांति हुई उनमें, कि इंग्लिश का जो स्ट्रॉन्ग आर्मी था ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमेशा अंग्रेज़ों को जिताने में। और यही फ्रेंच आर्मी में और इंग्लिश आर्मी में यही फ़र्क था कि इंग्लिश की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। द फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस, ऐसा नहीं था। बहुत सारे राजा, हिंदुस्तानी राजा सपोर्ट करते थे। पौंडीचेरी वॉज नॉट ए स्ट्रैटेजिक सेंटर, नहीं, ये भी गलत है, ये स्ट्रैटेजिक सेंटर थी। ठीक है। वन ऑफ द मेजर cause of French failure in India was their weak naval strength. According to Voltaire, during the War of Austrian Succession, the French naval strength was reduced so badly that the navy had hardly any battleship left in the 7 Years' War. कि वो ऑलरेडी जो यहाँ पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर लड़ रहे थे उससे ऑलरेडी उनकी नेवी को काफ़ी क्षति पहुँची। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी ट्रूप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर? इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़। अच्छा, ऑर्डर बताना है हमको कि ये कैसे है। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड, अच्छा कौन पहले आया कौन बाद में आया, ऐसे। इसका मैंने आपको एक बताया भी था, ऑप्शन है इसका PDEDF। हाँ, मैंने आपको बताया था PDEDF। P से पोर्टुगीज़, D से डच, E से इंग्लिश, D से डेन्स, F से फ्रेंच। अब ये कैसे याद रखें कि ये वाला डेन्स है कि ये वाला डच है? तो देखिए, डच की हम बात बहुत करते हैं, ठीक है, हम बहुत बोलते हैं कि डच डच डच, तो इसका मतलब है कि डच वर सेकेंड टू अराइव, और डेन्स की हम लगभग ना के बराबर बात करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिएगा आखिरी वाला जो डी है वो डेन्स है। तो PDEDF ये याद रखिएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है। यहाँ है ऑप्शन बी 4213, 4 पोर्टुगीज़, 2 डच, 1 इंग्लिश और फिर 3 फ्रेंच। हाँ ठीक है, ये रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप यही याद रख लीजिएगा EDF। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कंपनी दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। कंपनी है, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, कभी हो सकता है आ भी जाए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
चलिए आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पहला लिस्ट 1 में दे रखा है पौंडीचेरी, गोवा, ट्रंक्वेबर, सद्रास, और लिस्ट 2 में डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, डैनिश। पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच का इस्टेब्लिशमेंट सेंटर जो थी वो थी। चलिए इसका नीचे बॉक्स में दिया होगा, वहीं से हम देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न होगा। पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच का फोर्ट था पौंडीचेरी में। गोवा में पुर्तगालियों का था, ट्रंक्वेबर में डेन्स का था, और सद्रास में डच का था। ये बॉक्स याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट शोरा, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम। ये ओपियम जो है ये तो हमने पढ़ा था कि बिहार में उनका सबसे अच्छा जो सेंटर था वो बिहार था, वहीं से वो ओपियम लेते थे। तो अब सॉल्ट पेटर भी वहीं से ले रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बिहार से हो गई। द यूरोपियन ऑब्टेन्ड बेस्ट शोरा, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम फ्रॉम बिहार, याद रखिएगा। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। अभी जस्ट हमने पढ़ा ओपियम बिहार से, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं जो ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार वही क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और एक ही चीज़ वो लगभग एक लाइन का जो कह सकते हैं कि एक लाइन का जवाब है, उसको 4 अलग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। उसका मैं शॉर्ट नोट बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द स्टेट ऑफ बिहार वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे लास्ट कौन सा है, तो चलिए PDEDF। ठीक है, अब देखिए, पोर्तुगीज़ सबसे पहले, इनको हटा दिया। डी से डच हैं, इनको हटा दिया। इंग्लिश है, इनको हटा दिया। डेन्स का नाम है नहीं, ये भी हट गए। तो लास्ट कौन बचे, F, फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन हो गया ये, समझ गए। चलिए, और ये बॉक्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसमें ये तक लिखा हुआ है कि कब किसने कौन सी फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 50th क्वेश्चन है, असेसमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। विच वन ऑफ द अबव वॉज एवर इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंडिया बाई द इंग्लिश। ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। The assessment of land revenue on the basis of nature of soil and quality of crops was introduced during the reign of शेर शाह सूरी। लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट वगैरह किसके टाइम पे आया, शेर शाह सूरी के टाइम पे आया, तो इसका ब्रिटिशर से कुछ लेना देना नहीं है। अकबर जो कि मतलब शेर शाह सूरी और अकबर के टाइम पे आया, जो कि ब्रिटिशर्स से काफ़ी पहले की चीज़ थी, तो इनका कोई औचित्य नहीं बनता। द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिली इन इंडिया वर कंट्रीब्यूटेड टू पोर्टुगीज़, पुर्तगाली लेके आए थे। तंबाकू और लाल मिर्च जो है पुर्तगाली लाए थे। एंड मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर कस्टम इन द मुगल एरा, और मोबाइल जो कैनन थे ये मुगल एरा की थी। तो जो भी ये चीज़ें हैं ये ब्रिटेन नहीं दिया है हमको, जितना भी ऊपर पूछा। देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ कैनन्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ अकबर। ठीक, दस नन ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश। विद रेफरेंस टू द causes of success of British and failure of French in India, which of the following statement is correct? Getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British, naval superiority of the British। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन है सी 1 and 2। There were many causes for the success of British